हेडिंग डालिए बेटा आप लोग, एसिड बेस। राइट। तो देखो, जो आप लोअर क्लासेस में एसिड बेस पढ़ते हो वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है जहां पे आप बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो आप सुनते हो, जैसे एसिड्स आर दो सब्सटेंस which which gives H plus ion। यही पढ़ा है आप लोगों ने? ओके। एंड एसिड्स आर दो सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? pH लेस देन 7 हो, सार टेस्ट होता है उनका। एंड इसके अलावा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अप टू 9th पढ़ी होंगी, राइट? तो आज की क्लास में मैं आपको एसिड एंड बेस का पूरा एक हॉलिस्टिक पिक्चर, क्या है एसिड, क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं उनके डिफरेंट थियरीज क्या हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? एंड एट द एंड वी विल कंपेयर ऑल्सो कि एसिड कौन सा स्ट्रांग है, बेस कौन सा स्ट्रांग है, इन सभी के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ऑलराइट। तो इस पूरे सीरीज में जो सबसे पहली थियरी आती है वो है आरेनियस एसिड एंड बेस थियरी। हेडिंग डालिए आप लोग, आरेनियस एसिड एंड आरेनियस बेस। आरेनियस एसिड एंड बेस थियरी, ओके? तो बेटा देखो, आरेनियस का जो अजम्पशन था फॉर एन एसिड वो क्या था? उन्होंने एज्यूम किया उन्होंने वाटर एज अ सॉल्वेंट लेकर के उसके अंदर डिस्कशन किया एसिड बेस का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। वाटर एज अ सॉल्वेंट लेकर के उनका डिस्कशन उसमें था और उन्होंने बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि जो वाटर में आने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद H प्लस का नंबर बढ़ा दे। H प्लस एक्चुअली फ्री फॉर्म में होता भी नहीं है वाटर में, तो उसको एक टर्म दिया जाता है हाइड्रोनियम आयन। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज कर दे, ऐसे सारे सब्सटेंस क्या बोले जाएंगे? एसिड। और जो OH माइनस ओके, OH माइनस का जो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे उनको क्या बोला जाएगा? बेस। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आप देखो तो वाटर के बारे में मैं पहले आपको डिस्कस कर दूं। वाटर खुद में एक बहुत ही खराब इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये आयंस देने वाला है आपको, राइट? तो आपको H प्लस आयन मिलेगा एंड OH माइनस। हालांकि ये बहुत कमजोर होता है बेटा, बहुत कमजोर, राइट? इसका मतलब ये है कि 10 टू द पावर 15 लीटर में कोई 1 मोल H प्लस एंड 1 मोल OH आयन मिलने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही कमजोर डिसोसिएशन है ये। ऐसा नहीं है कि आप, इसलिए देखो मैंने साइन ऑफ इक्विलिब्रियम भी आपको बना के रखा है ना, डोमिनेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बट चलो कोई बात नहीं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही वीक, बहुत वीक, ठीक है? तो अच्छा, ये H प्लस के फॉर्म में रहता नहीं है, तो इसका ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिखा जाए तो और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। सो बेसिकली आप देखो, ये H प्लस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बताइए? 0 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? क्या वाटर के पास लोन पेयर है? तो ये लोन पेयर इसको दे करके क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस। इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? हाँ जी, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बचा ही क्या? प्रोटॉन।
तो H प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है, न्यूक्लियस में बचा ही प्रोटॉन है, इसलिए उसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। गॉट इट ना? तो प्रोटॉन इज H प्लस, हाइड्रोनियम आयन इज दिस। तो इस फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट इन, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कभी आपसे पूछे क्या H प्लस आयन मिलने वाला है? नहीं, H प्लस तुरंत कंबाइन करेगा वाटर के साथ एंड इट विल बिकम H3O प्लस। तो डेफिनेशन क्या था? ऐसा कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और जो OH माइनस के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे उसको क्या बोलेंगे? बेस। पहले इसके बारे में लिखो। वाटर इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट। Water is a very poor electrolyte. It undergo self-ionization. It undergo self-ionization and produces hydronium ion and hydroxyl ion. And produces hydronium ion and hydroxyl ion. हाइड्रोनियम है या हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब आपको एक पिक्चर देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 25 डिग्री पे अगर मैं बात करूं तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना H3O प्लस का कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस, यानी इसका मोलैरिटी और इसका मोलैरिटी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 10 के पावर -14 के बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर रूम टेम्परेचर पे अगर आप ले रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 10 के पावर -14। ऑफ कोर्स ये बात बड़ा सिंपल सा है कि दोनों इक्वल नंबर में होंगे। तो इसका मतलब अगर ये x है ये भी x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर -14। तो x की वैल्यू कितनी? -7। ठीक। अब एक टर्म है बेटा जिसको बोलते हैं pH। pH ऐसे डिफाइन किया था, pH इज इक्वल टू -log⁻10 H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। ये आइडियली कंसेंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको एक्टिव मास बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए आप उसको मोलैरिटी ही मान के चलो। तो देखो -log⁻10 H प्लस आयन, बताओ 25 डिग्री पे प्योर वाटर का pH कितना होगा? ये रख दो वैल्यू। तो लॉग में बेटा यहाँ 10 है, ये 10 है, -7, ये उठ के इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये? -7 log 10 कितना होगा? 1 एंड माइनस में। इसलिए बोलते हैं कि प्योर वाटर का pH एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, और प्योर वाटर किसको बोलेंगे? जिसमें हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर हो। लिखो ये बात। लिखो एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 degree Celsius, in pure water, the concentration of hydronium ion is equal to the concentration of OH minus. The concentration of hydronium ion is equal to the concentration of OH minus, and that is equal to 10 to the power -7. -7। आप इसको दिखा सकते हो, इसको बोलते देखो आयंस का प्रोडक्ट है ना ये, बोलो। तो इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ये टर्म क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आयनिक प्रोडक्ट, मतलब पॉइंट वाइज लिखते जाना, ठीक है? एक ही में वो स्टोरी मत बना देना लंबा चौड़ा, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। पॉइंट वाइज लिखते चलो। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 टू द पावर -14। और उसको रिप्रेजेंट कर लो मैथमेटिकली, कैसे लिखते हैं?
कर लिया आप लोगों ने? दी आयनिक प्रोडक्ट लिखा नहीं अभी तक, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए बेटा देखते हैं अब इसके बाद, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, इतना लिख लो, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर या पीएच ऑफ प्योर वाटर, ये लिखा क्या आप लोगों ने? द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर और पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। अब वो कैसे आ रहा है 7, वो मैंने आपको यहां दिखाया है, तो आप इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाउ वी आर अराइविंग टू दैट कंक्लूजन। क्योंकि जब भी ये टूटेगा इक्वल नंबर में ही यहाँ पे ये बनेंगे और ये बनेंगे, देखो ना, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, स्टोइकियोमेट्री दोनों का सेम है। हाँ जी, कहाँ पे? ये H प्लस आयन, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन एक ही बात है, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन है वो सब वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बन गए, ठीक है। सो दिस इज पीएच, पीएच ऐसे ही डिफाइन करते हैं, माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। क्या सबको समझ आ गया ये बात? बोलिए। अब लिखते हैं आर्सेनियस एसिड क्या होता है, लिखिए हेडिंग डालिए, आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस एसिड लिखो, एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड any molecule or compound which when dissolved in water, which when dissolved in water which when dissolved in water produces H plus ion or hydronium ion are termed as acids, are termed as acids. Important चीज क्या है? Acids will increase the concentration of hydronium ion in water. लिखो, that is acids are those substances which will increase the hydronium ion concentration. Acids are those substances which will increase the concentration of hydronium ion in water. In water. Got it? सभी को क्लियर हो गया ये बात? ओके, ग्रेट। तो ये पॉइंट आपको अगर समझ आ गया है तो मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे बेटा देखो ध्यान से, मैं बात करूं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको जब भी आप पानी में डालते हो ना, तो प्रोटॉन, ये जो H2 है अपने लोन पेयर दे करके, यानी कि इट कन्वर्ट्स इनटू HCl। देखो वाटर अपना जब भी डिसोसिएट करता है, आयोनाइज होता है, तो ये इक्वल नंबर में ये बना रहा होता है, लेकिन जब कोई और स्पीशीज ऐसा आ जाए जिसके पास प्रोटॉन हो, तो वो एडिशनल नंबर ऑफ H3O+ फॉर्म करेगा। आप जितना HCl लोगे मोल के,
लगभग उतने नए H3O प्लस पैदा हो जाएंगे सॉल्यूशन में। तो जिसके वजह से क्या होगा, H3O प्लस का नंबर ज्यादा हो जाएगा किसकी कंपैरिजन में, OH में। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। गॉट इट। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि वाटर अपने आप जब डिसोसिएट हो रहा है तो वो इक्वल नंबर में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है H3O प्लस NOH में, और जब ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, सपोज करो यहाँ से X आया है और ऐसा करने से ये Y आया है, तो H3O प्लस का नंबर क्या हो गया, X प्लस Y, जबकि OH माइनस का नंबर क्या है, सिर्फ X। तो नेचुरली ये इससे ज्यादा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड। गॉट इट। तो एग्जाम्पल लिख लो, HCl is an areneous acid। HCl is an areneous acid। अब उसको डिस्क्राइब कर लो कि कैसे इसको areneous acid बोल रहे हैं। ये गॉट इट। हाँ, क्लियर हो गया। चलो अच्छा, आगे मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, जहां पे एसिड, बेस, सॉल्ट, इन सब का बहुत डिटेल डिस्कशन है, वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसका पीएच आप जब कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम लेस देन 7। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का जो पीएच होगा वो लेस देन 7। ये अब भी नहीं, मैं आगे ही एक्सप्लेन करूंगा, तो इस बात को ध्यान रखना। और ये चीज आप जानते भी हो कि पीएच लेस देन 7 हो तो क्या होता है, एसिड। लेकिन कब, जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब। गॉट इट। क्या क्या इसने एक सिंगल प्रोटॉन डोनेट किया, यस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे, लिखो ये बात भी, HCl is monoprotic acid। HCl is monoprotic acid। गॉट इट। ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल पे भी चलते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया H2SO4। तो H2SO4 को बेटा पानी में डालोगे तो स्टेप बाय स्टेप H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। सभी को H2SO4 का स्ट्रक्चर ध्यान है क्या, डबल OH प्रेजेंट है। तो मैं पहले एक निकाल रहा हूं और फिर इसको सिर्फ माइनस बना रहा हूं। ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन है। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, इसके पास अभी भी H प्लस आयन डोनेट करने की पावर है, तो ये H प्लस आयन फिर दे करके क्या बन जाएगा, H3O प्लस एंड सल्फेट आयन। क्या समझ में आ रहा है, बोलो। तो ये ध्यान रखना कि H2SO4 कैन डोनेट 2H प्लस आयन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। लिखो, H2SO4 is diprotic acid। H2SO4 is diprotic acid। समझ में आया, सभी को ये बात क्लियर हुआ। अब मुझे इसी हिसाब से जरा समझाओ, मैं तुम्हें कुछ एसिड देता हूं, तुम इनके स्ट्रक्चर बनाओ। H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीनों के आप स्ट्रक्चर बनाइए और मुझे बताइए ये मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है या ट्राइप्रोटिक एसिड।
बनाइए, अच्छे से बनाइए। इन तीनों के नाम कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज थ्री? रेज योर हैंड। ठीक है बेटा, बताना क्या नाम है। आइए, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या है? यस, एनी अदर स्टूडेंट? हाँ बोलना तुम। हम्म, बिल्कुल सही। दिस वन इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड एंड दिस इज फॉस्फोरिक। वैसे इसका पूरा नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, नाम लिख लेना, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा हो तो दोबारा लिखो। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, phosphorus acid and hypophosphorus acid. Hypo कर लिया? तीनों के स्ट्रक्चर कर लिए? अब चलो हाथ उठा के बताना तो कितने लोग का सही हुआ। देखो H3PO4 में एक डबल बॉन्ड हो एंड 3 OH लगेंगे, क्या सही है? कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया यार। ये बताओ, एक डबल बॉन्ड हो और 2 OH और एक H बचेगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सभी को ध्यान है? देखो ये जो OH वाले बॉन्ड है यही एसिडिक होता है, और इसके वजह से ये डाइप्रोटिक है और ये ट्राइप्रोटिक है और ये मोनोप्रोटिक। फॉर्मूला देखोगे तो पता नहीं चलेगा, लगेगा 3H+N निकाल सकता है। सो दिस इज मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड दिस वन इज ट्राइप्रोटिक एसिड। गॉट इट? लिख लेना अच्छे से। अच्छा, कुछ लोग ये भी स्ट्रक्चर बनाए होंगे, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है तो ये स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे और एक लोन पेयर छोड़ दिया होगा। ऐसे भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन ये दोनों क्या है? आइसोमर, और इन दो आइसोमर में यही एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल ही नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला था बेटा कि इसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं, इसको आप अपने दिमाग में बिठा करके याद करोगे। इसको देखो, ये डाइप्रोटिक लग रहा है ना, बट रियलिटी में क्या होता है? मोनोप्रोटिक। तो इससे पता चलता है कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर ट्रू है। देखो ऑक्टेट वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने अभी नया बनाया, बट उसको हम नहीं बनाएंगे, वैसा एग्जिस्टेंस ही नहीं है नेचर में। गॉट इट ना? तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सभी को क्लियर है? ग्रेट। तो अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये आपको समझ में आ गया आर्सेनियस एसिड किसे बोलेंगे। तो हमने बड़ा सिंपल सा स्टार्ट किया, किससे? बोलो। HCl, HBr, HI और इन सभी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एसिड बेस स्ट्रेंथ को भी हम अगर देखना चाहें, मान लो हम रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखना चाहें, तो क्या पैरामीटर है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, जो पैरामीटर है
वो आप पहले ये चेक करो कि किस तरह का इनमें बॉन्ड है, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना। एक जनरल मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि जितने भी एसिड है उनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ऑक्सी एसिड एंड दूसरा होता है हाइड्रा एसिड, ठीक है। तो टाइप ऑफ आरएनएस एसिड लिखो, टाइप ऑफ आरएनएस एसिड। टाइप्स ऑफ आरएनएस एसिड, पहला लिखो हाइड्रा एसिड, और दूसरा लिखेंगे हाइड्रा, मतलब ये इकट्ठे हैं, गैप नहीं, HYD आ रहे हैं, हाइड्रा एसिड। एंड दूसरा है ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। अब एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो नाम से ही क्लियर है, ऑक्सी एसिड का मतलब मस्ट कंटेन OH बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए। अब मैं इसके एग्जांपल दूं आपको तो चलो ऑक्सी एसिड में स्टार्ट करता हूं, कहां से, बिल्कुल हेलोजन फैमिली से आके शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो क्लोरीन ले लेते हैं, बताओ क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स बताओ। सबसे पहला HOCl, इसका नाम क्या है, हाइपो क्लोरस एसिड। अब ये जो क्लोरीन है ना, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 है ना। अब एक एक ऑक्सीजन जोड़ते जाओ, HOCl डबल बॉन्ड O, अभी भी 2 लोन पेयर है, इसको बोलते हैं क्लोरस। और एक जोड़ दो, क्लोरिक एसिड, और एक जोड़ दो, क्या हो गया ये, पर क्लोरिक एसिड, है ना। ये सब ऑक्सी एसिड्स है, आ रहा है बात समझ में। शॉर्ट फॉर्म में इनके फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, HClO, HClO2, HClO3, ये HClO4। आ रहा है क्या बात समझ में। ये बताओ क्या क्या इसको भी ऑक्सी एसिड बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे यार। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। क्या ये भी ऑक्सी एसिड है क्या, बिल्कुल है भाई, OH बॉन्ड है ना, सभी ऑक्सी एसिड। नाम क्या है इसका, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। बोलो, क्या इसी तरीके से आप ये जानते हो H2SO3 H2SO4 दोनों के एसिड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा जी, क्या बनेगा, HOH डबल बॉन्ड OH, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड, और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, HNO3, HNO2, है ना। फास्फोरस का मैंने आपको पहले ही समझा दिया, H3PO4, H3PO3, H3PO2। सल्फर के भी मैंने बता दिए, नाइट्रोजन के भी, फास्फोरस के भी, ओके, हेलोजन के भी बता दिए। ऐसे ही अगर आप बनाते जाओगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आता है, मैं आपको बताता हूं। HiO4 होता है ना, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन करके एक नया एसिड बनाता है। तो H बताओ कितने हो जाएंगे, H5IO
4 and 2 मिलके कितना हो जाएगा 6। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाओगे क्या एक बारी? देखो बना पाते हो, ट्राई करो। अच्छा उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप HNO3 HNO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। ये सारे लिस्ट हैं किसके बेटा? ऑक्सी एसिड्स के। ठीक है, एक बारी बनाओ तो, रफ में बनाओ। हाँ, HNO2 एंड HNO3। जैसे देखो ये पर क्लोरिक एसिड है, वैसे HiO4 है ना, क्लोरीन की जगह क्या है? आयोडीन। क्या बोलेंगे इसको? पर आयोडिक एसिड। इट एग्जिस्ट इन डाइहाइड्रेट फॉर्म, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल को एक्युमुलेट कर लेता है। H5IO6 उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बना लिया सभी ने? आइए देखते हैं कितने लोग का सही हुआ। देखो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं आपको HNO2 बताने के लिए। एक बार बताओ, जब भी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हो और सेंटर में सेकंड पीरियड एलिमेंट आ जाए, क्या बात ध्यान रखते हैं? किसी भी हाल में इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कम हो जाए चलेगा, ज्यादा नहीं हो सकता। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 5 है। ओके, अच्छा। और क्योंकि ये ऑक्सी एसिड है तो पक्का एक तो OH बॉन्ड होगा ही। ये सुनो, बोलो। एक OH बॉन्ड है और ऑक्सीजन एक किनारे रख दूंगा तो HNO2 हो जाएगा। बताओ एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? आप चेक करो जरा, इसमें है क्या? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी दो चाहिए, इसको भी, तो आराम से नॉर्मल शेयरिंग करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। कितने लोग का सही हुआ यहाँ पे? तो ओके, नाउ कमिंग टू HNO3। HNO3 देखो, आप जब HNO3 बनाते हो तो अगेन एक तो ये होना ही है, ऑक्सी एसिड है। ये सुनो, अब रही बात, एक मैं नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह भी बना दिया हूं, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि उतना भी चाहिए। अब लेकिन पंगा पड़ गया। क्या पंगा पड़ गया? नाइट्रोजन अब रेगुलर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा रेगुलर बॉन्ड? क्योंकि 8 ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर रेगुलर किया, ऐसे बनाया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। देखिए ऐसे कैसे काउंट करते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक इसका और एक इसका बगल वाले का, दोनों मिला के 2। 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन। क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं।
इसका मतलब ये बॉन्ड हम नहीं बना सकते। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान रखना है, किनारे वाला किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भाई उसको तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं हुआ तो अटैच ही नहीं होने वाला। तो इसको 8 मिल जाए और इसके पास 8 से ज्यादा ना हो, उसका एक तरीका क्या है, डेटिव बॉन्ड। इस डेटिव बॉन्ड को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, HON O माइनस और यहाँ प्लस एंड डबल बॉन्ड, कैसे भी लिख सकता हूं। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मल चार्ज को रखते हुए। ये सुनो, एरो हटाओगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, जिसने लिया उस पे -1 और जिसने दिया उस पे प्लस। आ गया क्या समझ में। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर है और ये HNO2 का स्ट्रक्चर है। अब मैंने बोला एक बार इसका और इसका दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या ट्राई किया, कर लिया। चलो अब देखते हैं। पहला वाला तो आसान है, HiO4 इज वेरी सिमिलर टू HClO4, ये सुनो। लेकिन पानी के अंदर डालते ही ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि इसकी टेंडेंसी वाटर को लेने की है। इसलिए मैंने लिखवाया कि इट एक्सेप्ट्स टू वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स H5। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इसने कितने H एक्यूमुलेट कर लिए, 5, तो इसका मतलब ये है कि 5 OH तो कंफर्म हो गया, ये सुनो। और कुछ नहीं हो सकता, इसमें डायरेक्ट H जुड़ता नहीं है। तो 5 अगर OH डाल दिया तो अब कितने ऑक्सीजन बचे रह गए, तो एक डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H5IO6। कितने लोग का सही हुआ है, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, इसमें नहीं भी सही हो पहली बार तो यार इस स्ट्रक्चर को बनाओ। देखो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे हैं, खास करके एसिड्स के, इनको बना करके एक बारी समझ करके, एक बारी जान करके फिर दोबारा रेप्लिकेट किया जाता है। आप फर्स्ट टाइम सही बनाओ, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, इतनी सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, इतने सारे एसिड्स पढ़ चुके हो ना। अब कभी आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए कि बताइए सर, ऑक्सी एसिड्स अगर 2 एसिड दे दे और पूछे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कैसे बताएंगे। ज्यादा ज्यादा प्रोटॉन दे, तो आपके हिसाब से अगर मुझे कंपेयर करना होता इसका और इसका, तो ज्यादा बेटर कौन एसिड है, नीचे वाला। तो ये बात आप अपने दिमाग से जल्दी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एकदम डिलीट कर देना इस बात को। कितने H+ दे रहा है ये पैरामीटर ही नहीं है एसिड चेक करने का। हाँ, कि अगर मैं सेम मोलर कंसंट्रेशन ले रहा हूं, जैसे 1 मोल एसिड को पानी में डुबा रहा हूं और डूबने के बाद वो जो प्रोटॉन निकाल रहा है उससे मेजर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। जो ज्यादा प्रोटॉन निकाले वो ज्यादा प्रोटॉन नंबर्स के फॉर्म में नहीं। तो ऐसा हो सकता है इसके पास दिखाने के लिए 5 है, डोनेट करने के लिए ढंग का एक भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, कोई तरीका है क्या सोचने का कि उसको देख करके, चेहरा देख के बता सके कि ये अच्छा है और ये बुरा एसिड है, क्या बता सकते हैं। यस, और वो पैरामीटर है कुछ और नहीं, बल्कि ये जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, जिनको टर्मिनल ऑक्सीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिस एसिड पे जितने ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे वो एसिड उतना ही अच्छा होगा। जिस एसिड पे जितने ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे वो एसिड उतना ही अच्छा होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूं H2SO3 एंड H2SO4 में, इन दोनों में कौन बेटर एसिड। H2SO4 sulfuric acid is a very strong acid. H2SO4 is an acid but it is much weaker than H2SO4। एक डबल बॉन्ड O बढ़ने से इतना फर्क पड़ जाता है। अब एक और बात बोलने जा रहा हूं, ये दोनों एसिड देखो, इसमें टर्मिनल ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और इसमें कितने, लेकिन ये दोनों एसिड स्ट्रेंथ आसपास होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि टर्मिनल ऑक्सीजन भी एक ही सेंटर पे बढ़ना चाहिए।
यहां एक कार्बन पे एक ही टर्मिनल ऑक्सीजन है, यहां भी एक कार्बन पे, इसलिए दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ आसपास है। हालांकि ऑक्जेलिक एसिड थोड़ा बेटर है इससे, बट इतना बड़ा फर्क नहीं है कि एक वीक एसिड हो जाए और एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि इन दोनों में देखने को मिलता है। HNO3 सॉरी H2SO4 इज अ वेरी पावरफुल एसिड, वेराज अब आपसे मैं कंपेयर करा था, बताओ हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरिक सॉरी हाइपोक्लोरस, क्लोरस एंड क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान है ना, Cl डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इन दोनों में और इनफैक्ट इन तीनों में अच्छा एसिड कौन, उसके बाद इससे भी पावरफुल पर क्लोरिक एसिड इज इवन पावरफुल। क्या समझ में आ रहा है? एक ही सेंटर पे जिस पे OH जुड़ा है, उसी पे अगर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आप बढ़ाते जाओगे तो इट विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली। थोड़ा मोड़ा फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, एक डबल बॉन्ड O बढ़ने से बहुत फर्क हो जाता है। समझ में आया क्या? अच्छा, इसी पे एक बारी IIT JEE ने क्वेश्चन पूछ दिया था, इतने छोटे से कंसेप्ट पे उसने पूछ दिया था, बोला था कि देखो ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्या बोलते हैं, और एक ऑर्गेनिक एसिड ये होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और ऑर्गेनिक एसिड ऐसा होता है जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये तीन एसिड। ये एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, अराइल सल्फोनिक एसिड। अराइल मतलब एरोमेटिक मॉलिक्यूल इसके साथ, ठीक है, नाम आगे चल करके सीख लोगे, अभी बस समझो ये सल्फोनिक है। अब आप ये पूछा था एग्जाम में कि बताओ इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर बताओ, क्या लगता है आपको क्या होगा? सबसे कमजोर, बिल्कुल सही, फिनॉल सबसे कमजोर, उससे बेटर एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे बेटर सल्फोनिक एसिड। ध्यान देना बीच में सर्कल दिखा है क्योंकि पाई बॉन्ड रुका नहीं रहता है, घूमता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हो OH, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। टर्मिनल ऑक्सीजन का ऑक्सी एसिड पे इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग है। अब कहोगे सर एक बात बताइए, मैं किसको स्ट्रांग एसिड बोलूं, क्या ये स्ट्रांग है? रिलेटिव बात करोगे तो इससे स्ट्रांग ये, इससे भी स्ट्रांग ये है, बट रियल में स्ट्रांग एसिड किसको बोलते हैं? रियल में स्ट्रांग एसिड उसको बोलते हैं जिसको पानी में लेने पे एक मोल भी ले रहे हो तो पूरी तरीके से वो टूट करके एक मोल H+ आयन दे दे, उसको बोलते हैं रियल स्ट्रांग एसिड। तो इन तीनों में रियलिटी में कौन स्ट्रांग एसिड है? इसको पानी में लोगे ना, इसको अगर पानी में ले रहे हो, एक मोल अगर आप ले रहे हो इसका, 1 मोल पर लीटर, तो ये 10⁻⁻⁵ मोल, इतना कम H+ आयन देता है। इसका एक मोल 1 लीटर पानी में लोगे ना तो 10⁻⁻³ मोल देता है। -5 से -3 100 गुना बेटर है, लेकिन दे कितना रहा है, एक मोल 10⁻⁻, बिल्कुल इतना सा दे रहा है। इसका एक मोल ले लोगे ना, एक मोल H+ आयन मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि, तो क्या ध्यान रखेंगे, किसी ऑक्सी एसिड पे 2 टर्मिनल ऑक्सीजन हो जाए तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाए, एक हो जाए तो मॉडरेट, वीकर वाले ही साइड में, मॉडरेट टू वीकर, एक भी ना हो और कमजोर। समझ में आया? तो ये मैंने आपको एक दिमाग में ये डालने के लिए समझाया कि ये तीनों एसिड एक से नहीं है, ये काफी कमजोर है, उससे थोड़ा बेटर, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। डबल टर्मिनल ऑक्सीजन इसके ऊपर है। अब बताओ, अब इतना बात अगर आप समझ गए हो तो इन दोनों में बताओ कौन बेटर है? ये ऊपर वाला, ये, और पहले कौन सा लग रहा था? कुछ बुद्धि खुला थोड़ा, ठीक है। तो ये बात अब से दोबारा नहीं आना चाहिए, फिर कभी मैं पूछूं कौन अच्छा एसिड है, ज्यादा OH देख के बोलोगे तो पड़ेगा तुमको, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। इसलिए मैंने सिखाया ये बात कि ये दिमाग से निकालो ये बात, तो ठीक है। चलो बेटा, सो सभी लोग नोट करोगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड।
किसका? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। एराइल वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है या अराइल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके, समग्र सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। नोट किया इसको? नहीं किया? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड लिख लिया ना? लिखो, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओ, ब्रैकेट में लिखो टर्मिनल ऑक्सीजन, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओ as the number of double bond O is increased on the same center where OH is attached, as the number of double bond O is increased on the same center, where, बोलिए, OH is attached, क्या होगा बताओ? ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ will increase. Got it? सभी को समझ में आ गया? एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। अब एक जगह लिख लो, an acid will be taken as very strong acid if it possesses at least 2 terminal oxygen। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 टर्मिनल ऑक्सीजन। if at least it possesses कितना? 2 टर्मिनल ऑक्सीजन। गॉट इट? बोलो, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर लो रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंपेयर कर लो, आप स्ट्रक्चर बना लेना। HClO से ज्यादा HClO2, उससे बहुत ज्यादा HClO3 और उससे बहुत ज्यादा HClO4। ये दोनों क्या है? Ha का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये दोनों क्या है? वीक एसिड। ये पहला एग्जांपल। दूसरा, H2SO3 से ज्यादा H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड। तीसरा ले ले रहे हैं, कंपेयर किया जाए HBrO4 एंड H5 था ना, H5IO6, इन दोनों में तो ये बेटर है। समझ गए ना सभी? अब HBrO4 से कंपेयर कर रहा हूं H5IO6, तो इनमें HBrO4, क्योंकि यहाँ कितने टर्मिनल ऑक्सीजन है? 3। इस पे कितने हैं? सभी के स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हैं, तो प्लीज टेक द रेफरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल।
चलो नोट कर लिया सभी ने ऑक्सी एसिड। चलो बेटा, ऑक्सी एसिड पता चल गया आपको? हाँ, नहीं नहीं करूंगा, तुम नोट कर लो बस, जल्दी जल्दी करो, नोट मेकिंग फास्ट होना चाहिए। चलो बेटा, हो गया सभी को, कर लिया? दूसरा लिखिए हाइड्रा एसिड, जो मैंने आपको समझाया था। हाइड्रा एसिड किसे बोलते हैं? देख बेटा, हाइड्रा एसिड उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन बीच में ना आया हो। जैसे HF क्या होता है? एसिड होता है। HCl क्या होता है? एसिड। HBr क्या होता है? एसिड। HI क्या होता है? एसिड। अच्छा, H2O तो चलो रेफरेंस ही है हमारा, इसको छोड़ते हैं। इसी ग्रुप में नीचे आए H2S। H2 सेलेनियम आ गया, H2TE आ गया। ये सब भी क्या है? इन सभी को क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना जहां पे, ओके। सो हाइड्रा एसिड, वैसे इतना बहुत है तुम्हारे समझने के लिए। कुछ और भी नाम आ सकते हैं, HbF4, HSbF6। ये बहुत, ये खास करके बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल। अच्छा, कहोगे सर ठीक है, वहां तो समझ आ गया जल्दी से ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है टर्मिनल ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ देख बेटा, वैसे मैं बताऊं कि आप ये तीन दिमाग में रखो और चौथे में इसको ध्यान में रख लो। हाइड्रा एसिड में HCl, HBr, HI एंड साथ में HSbF6, यही है स्ट्रॉन्ग वाले। बाकी जो भी है वो सब कमजोर है। HF भी कमजोर एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड is very dangerous acid, but still it is weaker acid. Dangerous in other sense it is dangerous, okay? वो कभी मैं उसकी प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों खतरनाक होता है, कमजोर होने के बाद भी ये क्यों खतरनाक है वो बताएंगे, ठीक है? तो क्रोसिव एक्शन होता है उसकी वजह से। फिलहाल HCl, HBr, HI, HSbH6 इनको लिख लो। दे आर वेरी पावरफुल हाइड्रा एसिड्स। दे आर वेरी पावरफुल हाइड्रा एसिड। कभी भी मैं नाम पूछूं, दो चार ऑक्सी एसिड, दो चार हाइड्रा एसिड के नाम बताओ जो अच्छे हैं, तो ये नाम आपको बताना है, ध्यान रखना है, ठीक है? अभी से बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग कौन से हुए? दो टर्मिनल ऑक्सीजन कम से कम हो, वो सब स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रा एसिड स्ट्रॉन्ग कौन से हुए? HCl, HBr, HI, HSbF6, दैट्स इट। ये तीन चार यहाँ पे, मतलब 8-10 ऑक्सी एसिड टोटल एसिड अगर दिमाग में रखो तो अच्छी बात है, हमेशा रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है? अगेन का गॉट इट। आओ, तो ये तो थे बेटा, किनके बारे में डिस्कशन हो गया? दे बिहेव एज एसिड व्हेन दे आर टेकन इन वाटर। कौन सा एसिड अभी बात चल रही है? आरेनियस एसिड की। अब हेडिंग डालिए आरेनियस बेस। हाँ जी, सिर्फ एसिड थे उसमें, लिखो आरेनियस बेस।
ठीक है। तो देखो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब पानी में डिसॉल्व हो और डिसॉल्व होने के बाद वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन OH माइनस के नंबर को इंक्रीज कर दें, उनको क्या बोलेंगे? आर्हेनियस बेस। लिखो, दोज मॉलिक्यूल और कंपाउंड which when dissolved in water, those molecule or compound which when dissolved in water increases the concentration of OH minus, increases the concentration of OH minus in water, increases the concentration of OH minus in water। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं। तो चलो अब मैं तुमसे ही पूछता हूं, बताओ आरएनए बेस के कुछ एग्जांपल बताओ। आशिता बताओ, कुछ एग्जांपल्स बताओ आरएनए बेस के। NaOH, KOH, हाँ ठीक। देख, एल्किली मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब क्योंकि देखो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है तो मैं कुछ और चीजें भी आपसे पूछ सकता हूँ, बहुत सारी चीजें और पूछ सकता हूँ। एक बात बताओ मुझे, ठीक है? बता रहे हो तुम लोग? हाँ, बताना चाहिए, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। ये बताओ, आप इनको देख करके क्या बता सकते हो? ये सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, गैस में होंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या बोल सकते हो इनके बारे में? आर दी गैस, लिक्विड और सॉलिड? लिक्विड ना? कितने लोग लिक्विड बोल रहे हो? हाँ, ये लोगों के अंदर लैब में जो HCl का बॉटल देखा रहता है उससे याद आ गया इन लोगों को कि ये लिक्विड होता है। कब देखा है लिक्विड HCl को? कब देखा है? वहां लेबोरेटरी के अंदर HCl ऐसे लेवल लगा रहता है बॉटल पे उसके। द राइट आंसर इज ऑल दी हाइड्रा एसिड्स, नॉट ओनली HCl, HBr, HI, H2S, जितने भी हाइड्रा एसिड्स है ना, HSBF6, ठीक है? HSBF6 को मैं अभी साइड हटा रहा हूं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। H2S भी, H2SE भी, H2TE भी, सभी के सभी गैस होता है। फिर कहोगे सर फिर वो बॉटल में लिक्विड लिक्विड क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। These are all gases. How about this everyone? H2SO4, देखिए क्या दिमाग चलता है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा लिक्विड यूज करते हो आप? HCl यूज कर, देखो इसका क्या है, तो पीने के लिए भी HCl पहले तो वही है ही नहीं, देखो इसका पानी यूज करते हो, H2O लिक्विड है, सबको मालूम है ना? हाँ, बचपन से ये एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट वगैरह सब कुछ है ना? वैसे एक्चुअल वाटर जो प्योर वाटर होता है उसका टेस्ट नहीं होता है कुछ भी, थोड़ा बहुत आपको टेस्ट लगता है, उसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स की वजह से होता है। ठीक है, सो ओके बच्चों, तो अब मुझे बताओ H2O में ये लिक्विड होता है, ये सब गैस है, ऐसा क्यों? ये भी मॉलिक्यूलर है, तीन ही एटम है ना यार साथ में सारे दो दो एटम ही है। क्यों है ये? आंसर सबके पास आना चाहिए बेटा, क्योंकि अब केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया है, तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन है दिमाग, वो सब सुपर लेवल पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में काफी ज्यादा, क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इसलिए इसलिए बता दिया। मैं आपसे प्रेडिक्ट करने के लिए बोलता कि बेटा एक बात बता, CH3 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 ऐसे करके मैंने 50 कार्बन कर लिए हैं, बता इसका नेचर क्या होगा?
बिना सोचे आपको बोलना चाहिए सॉलिड होगा, क्योंकि सर जब मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा हो जाए तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उसको सॉलिड बना देगा। छोटे मॉलिक्यूल्स हो, 4-5 एटम वाले और ऐसे हो, तो उनमें चांसेस है कि वो गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी। बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल हो तो पक्का सॉलिड होंगे। समझ आया क्या? बोलो, चलो अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, इतने समझदार तो तुम लोग हो गए हो। अब मुझे बताओ H2SO4 क्या लग रहा है तुम्हें? H2SO4 बोलो 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 बोलो। अच्छा, दो ऑप्शन में आंसर करो, क्या ये गैस होगा या लिक्विड होगा? गैस होगा। किसको किसको गैस, एसिडिटी ये सब किसको हो रहा है बताओ? हाँ? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे बाबा, जब H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, 3 एटम होने से भी ये लिक्विड हो गया। H2SO4 का स्ट्रक्चर तो बना लिए हो ना अभी तुम लोग। कितने लोग कहेंगे सर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा पावरफुल है, ये कैसे पता कि सर इधर से ये खींच रहा है सल्फर? यहाँ तो H2O में एक हाइड्रोजन है, सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, ये और खींचेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो वो जब दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक तो वो रीजन, दूसरा कितने लोग करे हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर भी बढ़ गए सर? क्या दिख रहा है? तो इससे ये और ज्यादा टेंडेंसी है लिक्विड की। तो कहोगे ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, कुछ फर्क होगा सर? होगा। किस चीज में पता है? विस्कोसिटी में। अब ये क्या होता है सर विस्कोसिटी? विस्कस लिक्विड वर्सेस नॉर्मल लिक्विड क्या होता है? एक अगर ऐसे मान लो स्पून ले लिया तुमने, एक्सपीरियंस करने के लिए बता रहा हूं, आराम से स्पून ऐसे तुमने स्टर करना चालू किया, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो ऐसे लिक्विड का विस्कोसिटी लो है। और जिसमें स्पून लगा के पूरी हालत खराब हो जा रही है घुमाने में, वो ज्यादा विस्कस है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें मूव करोगे। तो इनके फोर्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये सिरप जैसा होता है। सिरप विस्कस आप कैटेगरी में समझ लो, कप सिरप होता है ना, ठीक है? तो कप सिरप जैसा होता है वो विस्कोसिटी हाई वाले लिक्विड से। तो उनमें उनकी कैटेगरी में आप तुम मतलब ये समझ लो कि H2SO4 उस कैटेगरी में आता है, नॉट ओनली लिक्विड बट विस्कस लिक्विड। ठीक है? ऐसे ही क्या आप समझदार हो इतने कि H3PO4 में भी आपको दिखाई देगा कि ये क्या है? लिक्विड। समझ में आ गया क्या? सॉलिड लिक्विड, वेरी गुड। अच्छा, गैस भी समझ में आ गया। मुझे ये बताओ, ये जो हाइड्रोक्साइड मैंने सामने लिखे हैं ये क्या होंगे? ये एक लाइन में बोल दिया यार सबने सॉलिड। कितने लोग सॉलिड बोल रहे? हाथ उठाओ तो देखिए कितने लोगों को कॉन्फिडेंटली दिख रहा है कि ये सॉलिड है, हाथ उठाओ। और कितने लोग डाउटफुल है, सर ये लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है? सॉलिड कितने लोगों को लग रहा है वो हाथ उठाओ। अब मैं देखना चाहूंगा कि आपको क्या दिख रहा है जिससे आप ये बोल रहे हो कि ये सॉलिड है। हाँ प्रतुल, तुमको क्या दिख रहा है कि तुमको वो सॉलिड समझ में आ रहा है? किसके साथ? बहुत तकलीफ है तुम्हारे जिंदगी में बेटा। तुम्हें मेटल के कंपाउंड और बता दूंगा जो गैस होते हैं। NiCO4 इज अ गैसियस स्पीशीज। तो मेटल, तुम लोग के दिमाग में ऐसा है कि मेटल बहुत हैवी होता है, किसी के साथ जुड़ गया तो उसको और हैवी कर देगा, तो मेटल खुद ऐसा नहीं। यस, द मेन रीजन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। आप उसमें बताओ मुझे कि क्या है, यस बताइए, क्यों सॉलिड तुम्हें दिखाई? बचपन से पता है? सो क्यूट यार। हाँ, नहीं, और बताओ। नहीं वो तो ठीक है अपनी जगह, और बताओ यार, तुम लोग कुछ दिमाग लगाओ। अरे यार, लिक्विड सॉलिड गैस बनने के लिए कौन से फोर्सेज हैं? इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर, यही सब फोर्सेज होते हैं ना। फोर्स देख करके तो बताओ कौन सा लग रहा है, तो फिर मैं मान। द राइट आंसर है सर, ये आयोनिक कंपाउंड है। अरे प्रभु क्या होगा मेरा। ठीक है, देखो Li+, ये आयनिक कंपाउंड है, OH-। और आयनिक कंपाउंड कभी अकेले नहीं रहते हैं,
हर इसमें पॉजिटिव आयन बहुत सारे नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं? और हर नेगेटिव आयन बहुत सारे, और दो आयन के बीच में आयन आयन अट्रैक्शन, और आयन आयन अट्रैक्शन प्लस माइनस के बीच में बहुत पावरफुल होता है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड लिक्विड भी नहीं हो सकते कभी बेटा, इतना स्ट्रांग होता है। ये हमेशा सॉलिड होंगे, ये सभी के सभी सॉलिड। फिर कहोगे सर ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, हमने तो लैब में देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉटल में बंद करके लेवल चिपकाया हुआ था और वो तो लिक्विड दिख रहा था। अगेन इट वाज एक्चुअल एनएओएच तो आपको दिया ही नहीं होगा लैब असिस्टेंट ने, देते ही नहीं है वो। पता चला आप कैप्सूल समझ के निगल गए तो काम हो जाएगा आपका। सॉलिड कैप्सूल्स होते हैं व्हाइट कलर के, ये सब ना सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं। वो नहीं दिए जाते हैं बच्चों को क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन के लेवल पे जाके एक्सपोजर दिया जाता है एक्चुअल केमिकल से। अभी के टाइम पे उन्हें मालूम है आप जाके मस्ती करोगे इधर उधर, वो नहीं ध्यान दिया टेस्ट ट्यूब लड़ा के तोड़ दोगे, कोई भरोसा है तुम लोग? उसी से वो पेन पेन खेलने लग जाओ तुम लोग उधर, तो वो सब भी हो सकता है। इसलिए वो बहुत ध्यान से आपको बताते हैं और बहुत डाइल्यूट करके देते हैं कि पी भी जाओ लिक्विड तो बहुत ज्यादा फर्क पीना नहीं है, ठीक है। ये डिस्क्लेमर ध्यान रखो, मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, वो इतने डाइल्यूट फॉर्म में भी आपके लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो अपने तरफ से इतना प्रिकॉशन लेके चलते हैं। इसलिए असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट क्यों, अगर हम इतने समझदार हो जाएं तो किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। केमिकल्स हैं, वी विल टेक केयर ऑफ देम, एक के बाद एक केमिकल्स को अच्छे से हैंडल करेंगे। लेकिन नहीं है, नॉलेज नहीं भी है तो भी मिक्स बड़ा जबरदस्त हम लोग, मेरे टाइम में मुझे ध्यान है एक केमिकल था, अभी भी है वैसे, मेरे टाइम देखा लैब के अंदर, और उसका नाम था फिनोप्थिलीन, लिक्विड होता है राइट, फिनोप्थिलीन। और एसिड बेस टाइट्रेशन में उसका यूज होता है, ठीक है। आगे मैं टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, तो मैं समझाऊंगा क्या होता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में होता है फिनोप्थिलीन करके एक लिक्विड, वो 2-3 ड्रॉप डाला जाता है और क्लियर इंस्ट्रक्शन होता था कि बेटा इसको ज्यादा नहीं डालना है, 2-3 ड्रॉप डालना है, ठीक है। और मैं उन बच्चों में से था जो बहुत क्यूरियस रहता था कि सर लिमिट क्यों कर रहे हैं, 2-3 ड्रॉप ज्यादा डाल देने से क्या होगा। तो बस ये सोचता रहा, जब मौका मिला तो मैंने पलट दिया पूरा बॉटल का आधा, ठीक है। तो देखा यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंटेंसिटी जो जैसे 2-3 ड्रॉप अगर आप HCl में डाल के रखो तो कुछ नहीं होगा, आप हाफ बॉटल भी पलट दोगे HCl में तो कुछ नहीं होगा। बेस उसमें मिलाते हो ना तो पिंक कलर आ जाता है NaOH ना, जब एसिड खत्म हो जाते हैं तो बेस डालते ही वो पिंक, सॉल्यूशन जैसे ही बेसिक होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा, इंटेंस पिंक होता है। तो 1-2 ड्रॉप में भी पिंक कलर बहुत अच्छा आता है, आप पूरा बॉटल पलट दोगे तो भी पिंक कलर, उससे थोड़ा ज्यादा इंटेंस होगा बट होता वही है। तो बाद में समझ में अच्छा इसका रोल कुछ नहीं है, बस ये बताने के लिए है कि सॉल्यूशन अब एसिडिक नहीं रहा, 1 ड्रॉप डालते ही वो बेसिक हो गया, तो बस उतना बताने के लिए, इसलिए नाम उसका इंडिकेटर है, इंडिकेट करने के लिए। अब वो मैं पूरा इंडिकेटर ही खत्म कर दूं तो समझ गए ना, तो इसलिए ये बड़ा रहता। फिर मैं सभी जितने लिक्विड पड़े रहते थे उस लिक्विड को लेके सब में डाल डाल के चेक करता था कहाँ कहाँ पिंक कलर आ रहा है, क्योंकि तब केमिस्ट्री इतनी शार्प नहीं थी ना क्लास 11th में, उतना मैं खैर कोचिंग वगैरह नहीं लिया था, और लिया भी होता तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट था, उतना डिस्कस नहीं करते थे, तो नहीं पता, तो क्यूरियोसिटी रहती थी यार ये पिंक कलर कहाँ कहाँ से आ रहा है, अभी तो दिखने में कलरलेस था अचानक से पिंक कलर हो गया। तो ऐसे बड़ी अमेजिंग चीजें हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हो केमिस्ट्री के, और खास करके आपको थ्योरेटिकल बैकअप हो अच्छा कि आपको पता हो क्या है, तो और मजा आएगा फिर आपको करने से कि अच्छा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ कलर मिलने चाहिए, फिर ऐड करके देखो और कलर आ जाए तो आपको लगेगा यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। अब मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक विनायक एनी मोर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये, तो बेटा ये जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं ये आयनिक कंपाउंड है एंड दे आर ऑल सॉलिड। इन सॉलिड्स को जब आप पानी में घोलते हो, इन सॉलिड्स को जब आप पानी में घोलते हो, इसलिए ये सॉलिड लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। इनको जब आप पानी में घोलते हो तो क्या होगा, द मोमेंट यू डिजोल्व इन वाटर you are going to get Li plus aqueous and OH minus aqueous। अब ये क्या लिख रहा हूं aqueous, पानी में घोलने के बाद बताओ वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर?
तो पोलर है तो क्या मैं डाइपोल दिखाऊं क्या? डाइपोल दिखा रहा हूं तो कितने लोग करें, Li प्लस के चारों तरफ आयन डाइपोल अट्रैक्शन, कौन जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे ही कैसा चार्ज है? माइनस, इसलिए मैं अगली बार अब यहां सिर्फ माइनस डाइपोल दिखाऊंगा, कोई दिक्कत? ये इस फॉर्म, ये जो चारों तरफ ऐसे अटैच हो रहे हैं, यही इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। और इससे एसोसिएट क्या एक ही लेयर बनेगा? नहीं, मल्टीपल लेयर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। तो Li प्लस का एक्वस फॉर्म लिखने का मतलब ये है, OH माइनस एक्वस लिखने का मतलब चारों तरफ वाटर का लेयर आ गया। ऐसे ही ये भी डालोगे तो Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ये एक्स्ट्रा OH आयन आ रहे हैं। वाटर ने जो अपने OH आयन देने थे वो तो देता ही है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसलिए ये सभी को क्या मानते हैं? बेस, दे आर। अब क्वेश्चन ये है कि सर इन्हीं को हाइड्रोक्साइड, इन्हीं को बेस मान रहे, हाँ, और कोई हाइड्रोक्साइड नहीं है। उसके बाद अगले वाले में चलते हैं, सेकेंड ग्रुप में बताओ, मैग्नीशियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये OH का होगा। तो इनको अगर आप पानी में घोलोगे तो बेटा वैसे मैं बता दूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो घुलता ही नहीं है पानी में, डू नॉट डिजोल्व। एंड वैसे भी ये एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करे, और ये बहुत कमजोर बेस है, वेरी पुअर, वेरी पुअर बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो बहुत कम अमाउंट में ये डिसॉल्व होता है। 1 मोल लोगे तो अगेन 10 के पावर -3 मोल, -4 मोल उतना ही घुलेगा, ऐसा नेग्लिजिबल है यार, 1 मोल में इतना कम घुलना। ये सब अच्छे से घुल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल एरो देखो, इक्विलिब्रियम दिखाने का मतलब अच्छे से नहीं घुल रहा है, ये 2OH में एक्वस लिखना है यहाँ। तो पूरे S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड बेरिलियम को छोड़ के सभी बेसिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ द इंटायर S ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम, इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को भी मैं हटा रहा हूं, तो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम। स्ट्रॉन्ग बेसिस में कभी नाम लिया जाए तो ये सभी के सभी हैं, ऑल द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड आर टेकन एज स्ट्रॉन्ग बेस। अब कहोगे सर इनमें क्या क्राइटेरिया था बेसिक स्ट्रेंथ देखने का? जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने बताया था कि डबल बॉन्ड O देख लो, यहां क्या तरीका है? यहां बोलते हैं ये कितना डिसॉल्व होकर OH माइनस दे रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी, और दूसरा सॉल्युबिलिटी अच्छी तब होगी यहां पे जब इनमें रिलेटिवली आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यानी ये प्लस और ये माइनस के फॉर्म में ज्यादा होगा। मतलब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं चाहिए मुझे, वो आयनिक चाहिए, OH माइनस में। तो इसलिए बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, बड़ा पर्टिकुलर होके मैं बोल रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। जितना बेटर आयोनिक कैरेक्टर है उतना अच्छा बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे मैंने बोला, लिस्ट पूरे एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ दो, सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। लेकिन आप रिलेटिव बात करोगे, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या आएगा? LiOH से ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली आपका बात किया जाएगा MgOH होल ट्वाइस, ये वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मॉडरेट एंड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड दे आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, रिलेटिव ऑर्डर कुछ भी हो, ये सभी बहुत अच्छे हैं। मतलब बेरिलियम इन पूरे में सबसे कमजोर में से, और सॉरी बेरिलियम तो बिल्कुल होता ही नहीं, खैर बेसिक, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। सभी को समझ में आ गया?
तो स्ट्रॉन्ग बेसिस याद रहेंगे ये सब। तो क्या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही बेस के फॉर्म में बिहेव करेंगे? ये तो दिख रहा है साफ साफ, करना भी चाहिए, क्योंकि इनमें पहले से ही OH माइनस है। पानी में जाने के बाद ये OH माइनस बस टूट जाए तो हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, तो वो बेस हो जाएगा। दिख भी रहा है क्लियर क्लियर कि ये बेसिक होना चाहिए। क्या सबको अग्री करते हो? कुछ ऐसी चीजें भी बेस होती हैं जिनमें OH कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे, और उनमें नाम आता है अमोनिया का। अमोनिया में कहीं कोई हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा है, लेकिन अमोनिया को जब पानी में डालो तो वो हाइड्रोक्साइड के नंबर्स में ग्रोथ कर देता है। ऐसा क्यों? हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला था सॉल्यूशन को बेसिक बोलते हैं तब जब OH माइनस ज्यादा हो जाए H प्लस के कंपैरिजन। H प्लस ज्यादा हो जाए OH माइनस के कंपैरिजन में तो एसिडिक, और दोनों बराबर हो जाएं तो न्यूट्रल। जैसे हमारा प्योर वाटर होता है, न्यूट्रल है, जितना OH उतना ही H प्लस है। तो अमोनिया क्या कर देता है पानी में जाने के बाद कि OH माइनस बढ़ जाता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, लिखो ये सब, पहले एग्जांपल्स लिख लो, सारा ये पहले खत्म करो जल्दी। हाँ, ओनली मेटल। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोक्साइड लिखा ना, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड लिखा ना उसके। आप समझो ना, इसके थोड़े बेसिक्स को समझो, क्योंकि मुझे OH माइनस चाहिए इन फॉर्म ऑफ आयंस, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो उसके मिलने के चांस ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा बेसिक है। और यही इनके सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर है, अगर आपको ध्यान हो तो। हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। देखो एक बात बताऊं तुम लोग को, बहुत बढ़िया से दिमाग में बिठा लो। अब कोई भी चैप्टर का टेस्ट हो आगे से, एक चैप्टर बाय डिफॉल्ट आप रिवाइज करके आओगे। कौन सा? केमिकल चैप्टर। कोई भी टेस्ट हो रहा हो, आप बॉन्डिंग प्लस उसको रिवाइज करो, फिर देखना सब्जेक्ट में आपके विद इन 1 और 2 मंथ कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है। रिवाइज करने का मतलब थियरी दिमाग में अच्छे से हो, कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हम करके आएंगे ताकि और अच्छे से दिखाई दे। वो जितना करोगे बेटा उतना इंप्रूव होगा। अभी देखो इतना दिखाया ना तुम लोग को, लिक्विड सॉलिड गैस कैसे देखते हैं, ये सब कहां से दिख रहा है? बॉन्डिंग के ही कंसेप्ट जो लास्ट में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े थे उससे दिख रहा है। ठीक है ना? तो एक सेंस आ जाएगा तुम्हें एक मॉलिक्यूल्स को देख करके कि ऐसे यहां पे ऐसा करना चाहिए कुछ। और बहुत जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर कि आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। हाँ जी बोलो। हाँ कह सकते हो आप, क्योंकि जितना सॉल्युबिलिटी उतने आयंस मिलेंगे OH माइनस, उतना मीटर, तो दोनों पैरेलल चीज ही है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि इवन अमोनिया इज अ बेस, एक्ट्स एज बेस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अमोनिया में कोई डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड तो नहीं दिख रहा है, फिर क्या काम करता है अमोनिया? तो देखो अमोनिया का काम देखो क्या है, H2O H प्लस NOH माइनस दे रहा है ना। अब देख दो तरीके से तुम OH माइनस बढ़ा सकते हो। एक तो ये है ऐसा स्पीशीज डाल दो जिसके पास OH माइनस नेगेटिव पहले से ही हो कि पानी में आए तो OH माइनस बढ़ जाए। दूसरा तरीका क्या है, तुम प्रोटॉन को कम कर दो। बोलो। तो अमोनिया का काम इस प्रोटॉन को खाने का है। कैसे खा जाएगा इसको? हाँ जी, ये जो H प्लस है ना, इसको खा करके क्या बनाता है? Na। अब जब ऐसा ओवरऑल ऐड करोगे तो ये बनेगा अमोनिया प्लस H2O इज गोइंग टू गिव NH4 प्लस NOH। अरे ये दोनों गायब हो जाएंगे ना, कट जाएंगे, ये ऐड करने। तो देखो H प्लस के नंबर को ये कम कर दिया बाई ईटिंग H प्लस आयन प्रेजेंट इन द बॉडी।
तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इट बिहेव्स एज बेस। ये भी एक कौन सा बेस है? आरएनएस बेस की तरह। पानी में डिसॉल्व होने पे जो भी हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन बढ़ाए उनको क्या बोलेंगे? बेस, है ना। अच्छा, अब एक और बात बताता हूं। कई लोगों के दिमाग में ये एक रहता है कि सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो भी तो होगा। तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनता है? अगर पिक्चर ये बनता है कि सर इसका मतलब है अमोनियम आयन एंड OH माइनस, तो आप गलत पिक्चराइज कर रहे हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ट्रूली स्पीकिंग इज नॉट a chemical. A solution of ammonia in water is mispronounced as ammonium hydroxide. तो कायदे से बोलना चाहिए aqueous solution of ammonia, क्योंकि ये कोई आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, लेकिन फिर भी किताबों में अभी भी ऐसे मिलेगा। क्या करोगे? ये कॉमन मिसकंसेप्शन है और ये चलता आ रहा है। सो अमोनिया पानी में बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे मैंने दिया है। तो इसी चीज को कई लोग ऐसा लिखते हैं, बट ये ध्यान रखना, राइटिंग दिस एंड नेमिंग इट एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके दिमाग में गलत सिग्नल पिक्चराइज ना होने दे। इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, वरना ये सॉलिड होता। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड जैसा कुछ होता नहीं। इसको सॉलिडिफाई करने चलोगे गैस बन जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अमोनिया सिर्फ पानी में एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अमोनिया प्लस वाटर का ही सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बुलाया जाता है। ये बात नोट करके लिख लेना। An ammonium hydroxide is actually an aqueous solution of ammonia in water. ना, जैसे मैंने बताया आइडियली इट शुड नॉट बी नेम्ड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसको हमेशा क्या बोलना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। बट अभी बोलते हैं तो आप दिमाग में तो कम से कम सही पिक्चर बनाओ। डू नेवर कंसिडर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस NH4 प्लस एंड OH माइनस। इज दैट क्लियर? तो ये भी क्या था बेटा हमारा? आरएनएस बेस। क्या ये कमजोर है या स्ट्रांग है? कमजोर बेसिस में से बहुत कमजोर होता है। जितना कमजोर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उतना ही कमजोर ये भी। इसका 1 मोल ले लोगे तो OH आयन तुमको वाटर में 10⁻³ के ऑर्डर का मिलेगा। तो 1 मोल में 10⁻³ तो बहुत कम है ये OH माइनस एक्स्ट्रा। इस वजह से ये भी क्या है? कम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज बेसिक बिकॉज नंबर ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ H प्लस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आरएनएस एसिड बेस कंसेप्ट कंक्लूड होता है, खत्म होता है। दूसरा जो एसिड बेस का कंसेप्ट था वो ज्यादा पॉपुलर है, इससे कहीं ज्यादा यूज होता है, और वो है ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड एंड बेस कंसेप्ट। लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग। चलिए बेटा, ये ऐसे लिखा जाता है वैसे, ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड एंड बेस।
ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी एसिड है। ओके, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक इंग्लिश और एक डैनिश। ओके, दो अलग अलग कंट्री। अब इनका जो एसिड बेस का एक्सप्लेनेशन था वो क्या था, उसको समझो ध्यान से। इन्होंने बोला कि भाई आर्सेनियस एसिड बेस में जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोनियम आयन को इंक्रीज करे वो क्या है, एसिड, एंड जो OH माइनस को इंक्रीज करे वो क्या है, बेस। तो मैं बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, इसको बल्कि और होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें किसी स्पीशीज से प्रोटॉन निकल के दूसरे के पास चिपक रहा है, तो जो प्रोटॉन डोनर है उसको एसिड की तरह ट्रीट करो और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको। और ऐसा बोलते उन्होंने पूरी चीजें एकदम ओपन कर दी। ऐसे रिएक्शन को भी एसिड बेस बोला जाने लगा जो पहले एसिड बेस की तरह नहीं देखा जाता था। लिखो यहां पे, शुरू करो। ब्रॉन्स्टेड एसिड, लिखो। एनी स्पीशीज विच डोनेट्स प्रोटॉन in a chemical reaction is termed as acid। यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो प्रोटॉन डोनर इज एसिड। एनी स्पीशीज विच डोनेट्स प्रोटॉन in a reaction is termed as acid। Similarly लिखो, any species which donates which accepts proton, any species which accepts proton is termed as, बोलिए, base। So proton donor is acid and proton acceptor is, got it। एंड खास बात क्या है, यहां पे किसी मीडियम, वाटर एज ए मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे अब एग्जांपल बताता हूं, तो देखो ध्यान से, अमोनिया को अगर मैं HCl गैस के साथ मिक्स करूं तो अमोनिया क्या होता है, वो भी गैस होता है, HCl भी गैस। ये दोनों मिक्स होते ही अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। और इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली अमोनिया इज टेकिंग द प्रोटॉन फ्रॉम HCl, ये इसको डोनेट कर रहा है। देखो ना, इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और हाइड्रोजन की बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी, एक ही बना सकता है ना, तो ये तुरंत तोड़ देता है, यहाँ से लेके जाते हो अपना इलेक्ट्रॉन। ये बन गया क्या, NH4+, और ये बन गया Cl-, और ये आयंस बन गए। आयनिक कंपाउंड नेवर एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैस फॉर्म, तो ये सॉलिड इसलिए मैंने बताया। व्हाइट डेंस फ्यूम आता है, अगर अमोनिया और HCl कंबाइन कर जाए तो व्हाइट डेंस फ्यूम, क्योंकि क्लस्टर्स बन जाएंगे बहुत सारे प्लस माइनस खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये इतने बड़े हो जाएंगे कि हमें दिखने लग जाएंगे। एटम कहाँ दिखता है, मॉलिक्यूल भी नहीं दिखता है, बट ये इतने ज्यादा एटम आयंस कंबाइन कर लेंगे कि ये बड़े पार्टिकल का शेप ले लेंगे और जो हमें दिखाई देगा, इसलिए हम बोलते हैं व्हाइट डेंस फ्यूम जैसा दिखाई देता है। बल्कि लेबोरेटरी में टेस्ट भी होता है कि किसी जगह से आपको डाउट हो कि यार इस जगह पे ना अमोनिया गैस निकल रही है, वैसे तो बेटा डाउट नहीं होना चाहिए, अमोनिया बहुत ही बदबूदार गैस है, वो बहुत पंजेंट स्मेल रखता है, नॉट प्लेजेंट एट ऑल, पंजेंट। ओके, आपको डेली एक्सपीरियंस होता होगा अमोनिया, आई मीन जो भी यूरिनल्स हैं उन सभी जगहों पे आप देखोगे तो हमारे बॉडी से मेटाबोलाइज नाइट्रोजनस कंपाउंड निकलते हैं, वो डिकम्पोज करके अमोनिया ही बनाते हैं। ठीक है, तो टॉयलेट में जो स्मेल आती रहती है वो इंटेंस स्मेल अमोनिया की ही होती है, वो डिकम्पोज करके वो इवापोरेट करता है। लेकिन मान लो आपका नाक ही खराब है, मतलब सर्दी हो गई जैसे विनायक को हो रखी है, उससे बच के रहना, तुम थोड़ा दूर रहो।
ठीक है, मान लो अगर ऐसा हो गया कि आप स्मेल ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में बोलते हैं, देख करके भी उसको बताया जा सकता है यहाँ से अमोनिया निकल रहा है क्या, तो बोलते हैं HCl जो बॉटल है उसके अंदर डिप करो एक ग्लास रॉड, डिप करने के बाद जहां से गैस निकल रही है उसके माउथ पे लेके जाओगे तो वो व्हाइट डेंस फ्यूम फॉर्म होने लग जाए, कोहरे जैसा, जैसे नहीं होता बहुत ठंड में जो कोहरा होता है वैसा ही व्हाइट डेंस फ्यूम वैसा बनने लग जाए, तो समझ लो वो अमोनिया था। वो बनता किसका है, यही है, व्हाइट डेंस फ्यूम ना, अमोनियम क्लोराइड का। तो अब इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो किसने प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन डोनर है ना, और किसने लिया, समझ में आ रहा है। तो इसमें ये कैसा हो गया और ये कैसा हो गया, भाई कहीं पे कोई हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये पहला रिएक्शन है जिसको आपको समझना है कि क्या क्या ये बाय डिफॉल्ट कवर नहीं करता है, आरएनएस एसिड के कंसेप्ट को करता है। आप बताओ, अमोनिया को जब पानी में लेते हैं तो मैंने बताया था क्या बनता है, OH माइनस इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहां पे भी ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये दोनों ही तरह से बेस है। इन दिस रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज आरएनएस, एट द सेम टाइम दोनों ही है यहां पे, क्योंकि अमोनिया ने पानी के अंदर OH माइनस के नंबर्स को बढ़ा दिया तो ये आरएनएस बेस हो गया। और क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया H प्लस आयन को, प्रोटॉन डोनर, तो ये तो कह सकते हो आरएनएस इज अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ द ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, इजंट इट। वो बड़ा छोटा सा सबसेट है। तो ब्रॉन्स्टेड कवर्स लार्जर अमाउंट ऑफ रिएक्शन, एसिड एंड बेस को ज्यादा मैग्नीफाई। अब मैं तुम्हें और भी चीजें दिखाता हूं, पहले ये नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। कौन सा, प्रोटॉन डोनर। ओहो, ये बता HCl में क्या H प्लस है, Cl माइनस है, फ्री फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में है ना। तो ये जो अमोनिया है अपना लोन पेयर इस H प्लस को डोनेट करेगा। अब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो इसको तोड़ के ऐसा इमेजिन करो जैसे ये H प्लस एंड Cl माइनस, तो अमोनिया ने H प्लस को अपना लोन पेयर दिया तो क्या बन गया, अमोनियम आयन। ये और ये लिखना एक ही बात है ना। तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट, तो डोनेट किसने किया, HCl ने। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, HCl इज एन प्रोटॉन डोनर एंड अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, मैं और भी रिएक्शन दिखाता हूं और क्लियर होगा थोड़ा। कौन सा एरो, ये मैं बता रहा था कि इसको बढ़ा रहा है, इंक्रीज, इट इंक्रीजेज OH में। यहां पे ये दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, sorry, Bronsted base, ammonia is behaving as both Bronsted base as well as Arrhenius base। क्या सबको समझ में आ गया। Bronsted को प्रोटॉन डोनर के फॉर्म में समझना है, जो हाइड्रोक्साइल इंक्रीज करे, हाइड्रोक्साइड वो Arrhenius एसिड। क्लियर हो गया बेटा, हाँ कोई दिक्कत इसमें। मैं और भी आपको रिएक्शन दिखाता हूं जो नॉर्मल, अगर आप Arrhenius एसिड बेस से देखते तो आपको लगता ही नहीं कि वो एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, देखो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो ना। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ले लिया CH3 माइनस, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया अमोनिया के साथ, और मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, अभी कैसे हो रहा है वो बात की बात है, वो तो स्ट्रेंथ देखेंगे तो पता चलेगा। ये बन रहा है CH4, CH3H जिसको CH4 बोलते हैं, N प्लस क्या बन गया ये NH2। इस रिएक्शन में प्रोटॉन किधर से किधर गया, अमोनिया से, तो डोनर कौन हुआ, दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस, सॉरी
ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये क्या हो गया, समझ में आया? क्या ये नॉर्मल तरीके से तुम्हें दिख रहा है ये एसिड बेस रिएक्शन है? कभी नहीं दिखाई देगा। तो किसी रिएक्शन में जिसने प्रोटॉन डोनेट किया हो वो एसिड है, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हो वो, इसको नोट करो। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कैसे डिसाइड करते हैं। अभी तो मैंने आपको आरएनएस एसिड बेस समझा दिया है, अब ब्रॉन्स्टेड भी मतलब तुम्हारा ये कहना है कि क्या सर किसी रिएक्शन में अमोनिया बेस और किसी में एसिड बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो तो डिपेंड करता है आगे स्पीशीज कैसा है। क्या सारे मॉलिक्यूल ऐसा कर सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रेंथ जब देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ कैसे देखा तब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, अभी तो बस रिएक्शन दिया हो तो आप बता सकते हो। गॉट इट? बोलो। तो ये क्या हो गया बेटा, ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये ब्रॉन्स्टेड एसिड। ऐसी एक रिएक्शन और लिखता हूं, आप बताना कि उसमें मैं कंसिडर करूं या नहीं करूं। देखो देखो ध्यान से, C2H5OH, इथेनॉल है ये। इसको जैसे ही मैं ले रहा हूं NH2 माइनस के साथ, अमाइड जिसको बोलते हैं, NH2 माइनस इज अमाइड, NaNH2 ले लेता तो सोडा अमाइड हो जाता। इसके साथ अगर मैं लूंगा तो क्या बनेगा ये, C2H5O माइनस। अब बता, इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है? इस रिएक्शन में एसिड कौन है, बेस कौन है? दिस इज एसिड एंड दिस इज, समझ में आया? तो कौन एसिड है कौन बेस है ये क्लियर हुआ? तो बताओ, ये वाइडर वैरायटी को कवर कर रहे हैं ना, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस का एक्सेप्टेंस आरएनए से भी ज्यादा है। ठीक है, क्या इसमें पीएच पीओएच डिसाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हर बार एसिड में एच पीएच पीओएच जरूरी नहीं है कि हो, वो सिर्फ आरएनएस एसिड बेस कंसेप्ट के लिए ही पीएच पी। कहीं इसमें दिख रहा है H प्लस आयन फ्री फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन दिख रहा है, कहीं हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है, तो पीएच कैसे निकालोगे इसमें? पीएच एंड पीओएच के लिए रेफरेंस हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट है। यहां एल्कोहल में मैंने अमाइड डाल दिया, NH2 माइनस, ये क्रिएट कर रहा है। दिस इज ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा। तो कल इसके स्ट्रेंथ में समझेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है, और एक चीज समझेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एंड इसके बाद और इससे एडवांस थियरी जो है लुईस एसिड एंड बेस, जो लास्ट एसिड बेस कंसेप्ट है उसको भी सीखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। यू गाइस कैन